Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope everyone is doing good. Today we are going to discuss some topics of your book, chapter number 1, and these are on page number 29, 30, and 31. Okay, so the topics today we are going to discuss are computer software, system software, application software, open source software, shareware software, and freeware. Computer software. What is a computer software? Computer programs are known as computer software. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है. अब वो प्रोग्राम्स क्या चीज़ है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम क्या होते हैं? उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है. समझ आ रही है आपको कि एक प्रोग्राम क्या होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं. क्यों दी हुई होती हैं? क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि मैंने क्या करना है. कंप्यूटर तो एक सिंपल मशीन है. उसको हम जो कमांड देंगे कंप्यूटर उस तरह से बिहेव करेगा. तो कमांड्स जो हम देते हैं वो रिटन फॉर्म में देते हैं, बोल के तो नहीं दे सकते. ठीक है. तो जब हम रिटन फॉर्म में कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो उस कमांड को कहते हैं हम प्रोग्राम. ठीक है. जैसे कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है अपने कंप्यूटर में. ठीक है. एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कुछ कैलकुलेट कर सकें. तो हम क्या करेंगे? जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि ऐड भी हमने करवाना है, सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, मल्टीप्लाई भी होना चाहिए कैलकुलेटर में और डिवीजन भी होनी चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए हम सारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि ऐड कैसे होगा, ऐड के लिए कौन सा साइन यूज़ होगा, प्लस. सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का साइन होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम ये जो साइंस हैं उनको भी हम प्रोग्राम में लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि उसने क्या करना है. ठीक है. तो कंप्यूटर को कुछ भी रिटन फॉर्म में दिया जाए वो कहलाता है प्रोग्राम. ठीक है. जैसा कि अगर हमारा दिल कर रहा हो कि हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आए वेलकम टू 9th क्लास. ठीक है. अब हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आए. तो हम क्या करेंगे? कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज हो, चाहे वो सी है या C++ है या जावा है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम होते हैं. ठीक है. कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर चाहिए होती है. हम नॉर्मली लिख के बात नहीं कर सकते उससे. तो कोई ना कोई हमें लैंग्वेज चाहिए. तो किसी भी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में बेशक, हम लिखेंगे वेलकम टू 9th क्लास कि हमने इसको प्रिंट करवाना है. इसके लिए कुछ कमांड्स होंगी, वो लिख देंगे. ठीक है. और जब हम उसको रन करेंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? वेलकम टू 9th क्लास. तो वो लिखा हुआ किस तरह से आया? कंप्यूटर को तो नहीं पता था, वो सिर्फ हमारे माइंड में वो बात थी. लेकिन वो कंप्यूटर को कैसे पता चली? जब हमने उसको लिख के बताई, प्रोग्राम की फॉर्म में हमने लिख दिया. कंप्यूटर का क्या काम है? जो भी आप उसको काम दें उसको फ़ौरन से प्रोसेस करके आउटपुट देना. ठीक है. तो उसने फ़ौरन से आउटपुट दे दी और हमारी स्क्रीन पे वेलकम टू 9th क्लास लिखा हुआ आ गया. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को रिटर्न फॉर्म में देते हैं. ठीक है. समझ आ गया होगा अब आपको कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन. नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन इनटू कैटेगरीज. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर and number 2 is application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये नाम पढ़ के आप लोगों को क्या माइंड में आ रहा है? ऐसे सॉफ्टवेयर हैं ये जिसमें जो कि यूज़ हो रहे हैं सिस्टम को बनाने के लिए. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? कि वो सॉफ्टवेयर्स जिनके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो रन कर रहा है. System software is a collection of programs
विच मेक्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ईजी एंड एफिशिएंट। कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ऐसा कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो कि हमारे कंप्यूटर को ईजी बनाते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, और एफिशिएंट और एक्टिव बना देते हैं। जैसे ही हम कोई भी काम उसको असाइन करते हैं वो हमें फ़ौरन से विद इन सेकेंड्स जो है वो हमें आउटपुट दे देता है। तो ये क्यों आउटपुट दे देता है और क्यों इतना एफिशिएंट बिहेव कर रहा होता है? क्योंकि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि उस सिस्टम को बहुत अच्छा सा मैनेज कर रहे होते हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाता कौन है? हाईली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन बनाता है? ऐसे लोग जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज है, उन्हें तमाम प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं उसका नॉलेज है, और वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स भी हैं और बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी उनके पास बहुत अरसे का, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। यानी कोई भी एक नॉर्मल लिटरेट पर्सन जिसने कंप्यूटर के सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेकेंड ईयर तक पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तमाम लैंग्वेजेस नहीं आती। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जिसको आती हों और जो रोज़ प्रोग्रामिंग करता हो और जो बहुत से सालों से, कई ईयर्स से उसका एक्सपीरियंस चल रहा हो प्रोग्रामिंग का, तो वो लोग जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन सिस्टम सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकता। अब हम देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब ये तमाम वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को हमारे लिए इस्तेमाल के लिए आसान और एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, ये सब समझे हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हमारा कंप्यूटर हमें इतना इजी गोइंग और इजी गो हम बड़े मज़े से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्यों यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि ये तमाम सॉफ्टवेयर इसके पीछे होते हैं। ठीक है, अब हम इसको इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह से हमने कंप्यूटर को मैनेज करना है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, और तमाम अगर डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम कोई एक काम नहीं कर रहे होते। क्या हुआ कि जैसे ही हमने ऑन किया, पेंट ओपन कर लिया, ठीक है, साथ ही हमने MS वर्ड भी ओपन कर लिया, साथ हमने यूट्यूब भी ओपन कर ली। अब इस टाइम पे हम एक एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमारा कंप्यूटर 3 एक्टिविटीज़ कर रहा है साइड बाय साइड। क्या क्या कर रहा है? पेंट भी ओपन किया हुआ उसने, पेंट के हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, MS वर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही यूट्यूब के थ्रू हमें एंटरटेन कर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों की जो कोऑर्डिनेशन है कि जैसे ही हम क्लिक करें पेंट पे तो फ़ौरन से पेंट का पेज आ जाए और पेंट के तमाम जो फीचर्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। ठीक है, और जैसे ही हम स्विच करें यूट्यूब पे तो क्या हो कि यूट्यूब के फीचर सारे एक्टिव हो जाएं और जो पेंट वाले हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएं, यानी उस टाइम के लिए वो स्लीप हो जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे सामने जो अब टैब है वो तो यूट्यूब का टैब है, तो हमने वो यूज़ करनी है। तो ये एकदम से विद इन नो टाइम, हमें पता भी नहीं चल रहा कि किस तरह से पीछे सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है, लेकिन हमें एक स्मूथ कंप्यूटर सिस्टम मिला हुआ है कि जैसे ही हम क्लिक करें तो वो क्लिक हो रहा है, हम प्ले कर रहे हैं वो प्ले हो रहा है, और हम स्विच कर रहे हैं, एक टैब से दूसरे टैब में जा रहे हैं, पेंट से हम यूट्यूब पे जा रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं हो रहा, वेट नहीं करना पड़ रहा। तो ये तमाम काम कैसे पॉसिबल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इट प्रोवाइड्स द environment in which the user can interact with the computer hardware to operate the computer। अब उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो यूज़र है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के हार्डवेयर से ताकि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहा गया है? कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसे कहा गया, जैसे कि माउस है। अब माउस यूज़र ने हाथ में पकड़ा जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, और उसने क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया अंदर जहाँ पे भी क्लिक किया वो चीज़ सेलेक्ट हो गई, या डबल क्लिक किया तो ओपन हो गई। तो कितनी अच्छी सी कोऑर्डिनेशन है कि डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है?
ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स इज़ द विंडोज़। अब जो हम उस वक्त से बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस बन जाता है और बहुत इजीली यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर पाता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ क्या होती हैं? विंडोज़ 10, 9, 8, 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, तो ये तमाम विंडोज़ होती हैं जो सीडीज़ की फॉर्म में हमें मिलती हैं और हम अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उन विंडोज़ को बेसिकली क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। विंडो का आपको यहाँ पे लोगो भी नज़र आ रहा होगा। हमेशा जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और स्टार्ट के बटन पे मोस्टली ऐसा होता है कि ये वाला जो लोगो है ये बना हुआ होता है। क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि आपके कंप्यूटर पे विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई होती हैं, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर और यूज़र को कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करता है और क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने में और तमाम एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूज़र की। अब ज़रा डिटेल में इसके टास्क देख लेते हैं कि क्या क्या इसके टास्क हैं। इट लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। क्या इसका काम है? कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये उनको मेमोरी में लोड करे और लोड करने के बाद यानी कि सेव करे उनको वहाँ पे और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करे, मतलब उसकी आउटपुट शो करे, ठीक है। नंबर 2, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये तमाम डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमने माउस से क्लिक किया तो अंदर हमारी स्क्रीन पे हमें क्लिक होता हुआ नज़र आएगा। तो हमने तो क्लिक माउस के बटन को किया लेकिन हमें अंदर जो भी चीज़ है वो सिलेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो कंट्रोल है ये किसके थ्रू है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू है। इस तरह जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अगर हमने यूएसबी अटैच की अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ तो उसी टाइम उसने साइड पे एक नोटिफिकेशंस आया और उसने उसके जो आइकन है वो शो कर दिया कि आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में अब यूएसबी अटैच हो चुकी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये किसके थ्रू, कौन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब इसका एक और काम क्या है कि ये फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। यानी अगर हमने फ़ोल्डर बनाया कहीं पे किसी भी ड्राइव में, उसमें कुछ पिक्चर्स रख दी या उसमें अपने लेक्चर्स रख दिए, कुछ भी रख दिया, तो क्या होगा, हम कंप्यूटर ऑफ़ कर देंगे लेकिन जब दोबारा ऑन करेंगे तो हमें वो फ़ोल्डर वहीं नज़र आएगा और उसके अंदर जो भी हमारा डाटा होगा वो भी नज़र आएगा। तो वो कुछ भी गुमेगा नहीं, लॉस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि उसने हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज किया हुआ है। इट अलाउज टू क्रिएट पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज यूज्ड। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के लैपटॉप को अगर हम ऑन करें तो वो पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड के बाद वो ओपन होता है। तो लोगों ने अपनी प्राइवेसी के लिए पासवर्ड्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक फ़ीचर है कि आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर्स एंड डिस्प्लेस मैसेजेस टू फिक्स देम। अब इसका एक और जो बेनिफिट है वो क्या है कि ये हार्डवेयर अगर कोई भी हमारी फ़ेल हो गई है, जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं और काम करते करते जो हमारा माउस है वो एकदम से अब वर्क नहीं कर रहा, तो साइड पे डिस्प्ले आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि योर माउस इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ फिक्स इट, कुछ भी इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन टाइप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम सीडी रोम में सीडी इंसर्ट करते हैं, कोई सीडी डालते हैं, तो क्या होगा, अगर वो सीडी उसको नहीं, ड्राइव उसको पिक नहीं कर रही और उसको नहीं रन कर रही, तो साइड पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो सीडी है वो करप्टेड है, या फिर जो आपकी हार्ड ड्राइव है, सॉरी जो सीडी ड्राइव है उसमें कोई इशू है। यानी जो भी इशू होते हैं हार्डवेयर के वो भी डिटेक्ट कर लेता है और यूज़र को बता देता है। अब अगर कोई भी हार्डवेयर ख़राब हो रही है कंप्यूटर की, तो यूज़र को तो समझ नहीं आएगी ना कि क्या मसला हो रहा है जब तक उसे कोई मैसेज नहीं देगा। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से मैसेज भी डिस्प्ले कर देती है
ताकि यूज़र के लिए आसानी रहे। जी, नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। नाम से हमें समझ आ रही है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो डिवाइस से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, डिवाइस ड्राइवर। इसका मतलब है कि किसी भी डिवाइस के, डिवाइस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ठीक है, प्रिंटर, ये सब डिवाइसेस हैं। तो इनके ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है, किसी भी कार का या किसी भी व्हीकल का जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा होता है, वो उस व्हीकल को चला रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है, रन कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको देखें तो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल कार का कोई ड्राइवर है तो वो कार को रन कर रहा है रोड पे, ठीक है। तो इसी तरह डिवाइसेस को रन करने के लिए भी ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। अब वो रियल लाइफ के ड्राइवर्स तो नहीं होंगे, ह्यूमन बींग्स तो वो नहीं हो सकते। तो वो क्या होते हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि उन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके और उसके साथ रन करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अ डिवाइस ड्राइवर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस। कि कंप्यूटर की कोई भी जो डिवाइस है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वो वर्क कर रही है या नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ ड्राइवर्स चाहिए होते हैं जो कि उसी डिवाइस से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब ये वर्क कैसे करते हैं ड्राइवर्स। व्हेन यूजर्स अटैच अ डिवाइस सच एज प्रिंटर और स्कैनर टू देयर कंप्यूटर, दे शुड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर ऑल्सो टू मेक इट ऑपरेशनल। कि अगर यूज़र कोई डिवाइस अटैच कर रहा है, कोई न्यू डिवाइस जो कि अभी तक उसने यूज़ नहीं की, न्यू प्रिंटर उसने ख़रीदा या न्यू स्कैनर ख़रीदा और अपने कंप्यूटर के साथ उसकी जो लीड है उसको फिक्स कर दिया, और अब वो यूज़र चाह रहा है कि अब जो मेरा स्कैनर है या जो प्रिंटर है वो वर्क करे, ठीक है। तो वो ऐसे वर्क नहीं करेगा। जब भी कोई प्रिंटर अगर वो आता लेकर आएगा न्यू, तो प्रिंटर के साथ क्या होगा, एक सीडी मिलेगी, ठीक है। उस सीडी में उस प्रिंटर के ड्राइवर्स रखे हुए होंगे कि ये प्रिंटर जो भी यूज़ करेगा वो पहले अपने कंप्यूटर में ये ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो दे शुड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर ऑल्सो टू मेक इट ऑपरेशनल। कि जब वो सीडी मिलेगी और उस सीडी को आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा प्रिंटर ऑपरेशनल हो जाएगा, वर्क करेगा वो, ठीक है। वरना अगर आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो प्रिंटर अटैच तो हो जाएगा लेकिन वो वर्किंग फॉर्म में नहीं आएगा। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। अब वो जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो देता कौन है, आखिर वो मिलते कहाँ से हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, जो डिवाइस बनाता है वही डिवाइस के ड्राइवर्स भी हमें देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मार्केट में एक न्यू माइक ख़रीदने जाएँ ना, जैसे आजकल बहुत से लोग अलग से माइक लेते हैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, लेकिन उस माइक को हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा तभी हमारी वॉइस रिकॉर्ड होगी। तो जब हम माइक को अटैच करेंगे तो माइक ऐसे वर्क नहीं करेगा। जब आप शॉप पे जाते हैं माइक लेने, तो आपको साथ माइक के साथ एक सीडी मिलेगी, वो सीडी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उस सीडी के अंदर जो ड्राइवर्स होंगे माइक के, वो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर में माइक को चलाने के लिए ड्राइवर मौजूद है, तो आप जैसे ही अपना माइक अटैच करेंगे क्या होगा कि वो ड्राइवर्स वर्किंग फॉर्म में आ जाएंगे और आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जी, नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी के वर्ड से आपको क्या चीज़ माइंड में आ रही है, मेरे माइंड में तो यूटिलिटी स्टोर आ रहा है, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर्स का पता है ना क्या होता है, कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हों। यूटिलिटी का क्या मतलब है, वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हों वो कहीं इकट्ठी करके रखी हुई हों, तो उसे कहते हैं ये यूटिलिटी स्टोर है, जहाँ से हमें अपनी लाइफ में जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं खाने पीने की, इसके अलावा भी, तो वो सब इकट्ठी होती हैं। तो सेम उसी वर्ड से ये यहाँ पे मीनिंग लिया हुआ है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यानी कि वो तमाम प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर को ज़रूरत होंगे, ज़रूरत होंगे, उनके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकेगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं,
परफॉर्म करते हैं ख़ास टास्क, उनके अपने कोई ख़ास टास्क होते हैं, उसके अलावा वो जनरली यूज़ नहीं हो सकते, उनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं और जो कि किससे रिलेट कर रहे हैं, कंप्यूटर की मैनेजमेंट से, यानी कि कंप्यूटर को कैसे हमने मैनेज करना है उसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। नंबर 1 इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्यों यूज़ होता है? अगर ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम है ये यूज़ होता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये भी हमने अभी पढ़ा है ना कि टास्क है कि उसने फाइल्स को और फोल्डर्स को मैनेज करना है, तो वो कैसे करेगा? जब तक उसके पास विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं होगा तो वो मैनेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है इस यूटिलिटी प्रोग्राम की हमें ज़रूरत होगी। देन कम्स बैकअप यूटिलिटी। इट इज़ यूज टू मेक बैकअप ऑफ डाटा। अब हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा हो हम हमेशा उसको बैकअप करते हैं। बैकअप का मतलब है कि जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है, जैसे हमने पिक्चर्स रखी हैं और जो कुछ भी रखा है कंप्यूटर में तो रख लिया, लेकिन कंप्यूटर में ही एक और फोल्डर बनाते हैं हम, जिसे हम कहते हैं बैकअप फोल्डर। और उसमें अपने पूरे कंप्यूटर में जितना भी डाटा है, पिक्चर्स, वीडियोज़, लेक्चर्स, ठीक है, ऑडियोज़, जो कुछ भी रखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वर्ड का, तमाम चीज़ें आपके कंप्यूटर में जगह जगह रखी हुई होंगी, कहीं ई ड्राइव में, कहीं डी ड्राइव में, ठीक है। लेकिन वो जो बैकअप फोल्डर है वहाँ पे तमाम डाटा रखा हुआ होगा, ठीक है। क्यों रखा हुआ होगा कि अगर कहीं आपने जो कंप्यूटर में अपने सेव किए हुए हैं फोल्डर्स, कहीं अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे डिलीट हो जाता है गलती से, या करप्ट हो जाता है, वायरसेस से इन्फेक्टेड हो जाती है वो फाइल, तो आपके पास बैकअप पे, यानी उसके बाद भी आपके पास वो डाटा मौजूद हो कहीं ना कहीं, तो इसलिए बैकअप किया जाता है। जी, नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर वो है WinZip यूटिलिटी। ये क्या चीज़ है? अब देखें ज़िप का क्या काम है। अगर आपके बैग्स में ज़िप लगी हुई होती है तो वो क्या होता है कि बैग में आपके ढेर सारी बुक्स हैं, ठीक है। और वो बुक्स अगर आपने किसी एक कंटेनर में रख दी, जैसा कि आपका बैग है, उस बैग में रख दी और उसको ज़िप लगा दी, ठीक है, तो अब आपको उस उन तमाम बुक्स को कैरी करके लेके जाना किसी भी और जगह आसान हो गया है। बजाय इसके कि आपके पास कोई 8-10 बुक्स होती और आप उसको हाथ में पकड़ के लेके जा रहे होते, तो वो गिरने का भी खतरा था, ख़राब भी हो सकती थी, गुम भी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बैग आ गया और आपने बैग के अंदर रख के उसको ज़िप लगा दी, अगर आपने बैग में भी रख लें और बैग का जो ज़िप है वो खुली हुई हो, उसको आप बंद ना करें, तो क्या होगा, रास्ते में गिर जाएंगी, ठीक है। तो ज़िप का क्या काम है, चीज़ों को सेव करना, ठीक है, और चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना। तो यहाँ पे यही जो है वो मीनिंग लिया गया है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करके एक जगह पे इकट्ठा करके ज़िप कर दिया जाए, ठीक है। और इस तरह से ज़िप करने से क्या होता है, डिफरेंट फाइल्स में जो उनकी जो साइज़ हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं। एक ये भी इसका बेनिफिट है। तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, इसकी फैसिलिटी है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें मिलती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक यूटिलिटी। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। अभी हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम है कि वो डिटेक्ट भी कर लेता है, तो वो कैसे कर लेता है, वो इसके थ्रू कर सकता है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी के थ्रू। और ये जो भी इशू हो उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करके हमें मैसेज प्रोवाइड कर देती है हमारी स्क्रीन पे। देन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। अब आपको पता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे वायरसेस हैं और जहाँ होंगे उसको रिमूव कर देगा। जी, उसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज का क्या मतलब है, ज़ुबानें, ठीक है। अब नॉर्मल ज़ुबानें तो नहीं जो हम लोग बोलते हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, अब इन लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही क्योंकि हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे C++, असेंबलर, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। तो इन तमाम लैंग्वेजेस के प्रोसेसर्स अब हम पढ़ते हैं ज़रा इसको। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको इंग्लिश नहीं आती,
उसको इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी नहीं आती। उसकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है? उसकी अपनी लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है, जो कि है ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज। यानी ज़ीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन हम लिख देंगे तो वो कंप्यूटर समझ लेगा, कोई ना कोई लैंग्वेज में उसके मीनिंग बनता होगा, लेकिन इंग्लिश उसे समझ नहीं आती। ठीक है, तो कंप्यूटर को अब अगर कंप्यूटर को ज़ीरो और वन की लैंग्वेज समझ आती है तो वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। ठीक है, हम तो इतने कोड्स नहीं याद कर सकते। तो क्या होता है कि अब कंप्यूटर और ह्यूमन ने आपस में आखिर बात तो करनी है, कम्युनिकेट तो करना है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स बनाए गए हैं, जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें सामने शो कर देते हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह दोनों को क्या होता है कि समझ आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान के अगर दो एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, दो कोई भी ऑफिशियल्स हैं और उन्होंने आपस में बात करनी है। अब चाइनीज़ जो है, चाइना का जो भी पर्सन है उसको चाइनीज़ आती है, उसको उर्दू नहीं आती। ठीक हो गया। और जो पाकिस्तानी है उसको उर्दू आती है या इंग्लिश भी आती है, लेकिन चाइनीज़ नहीं आती। ठीक हो गया। तो अब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो अब दोनों आखिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपस में? तो क्या होगा, वो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे कि उन दोनों के दरमियान में एक तीसरे बंदे को बिठाया जाएगा जिसको उर्दू भी आती हो और चाइनीज़ भी आती हो। ठीक है, तो वो पाकिस्तानी पर्सन से उर्दू सुन के और चाइनीज़ वाले को चाइना वाले को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके सारी बात समझा देगा, और जब चाइना का पर्सन चाइनीज़ बोलेगा तो वो उसकी चाइनीज़ सुन के उसको समझ के उर्दू में पाकिस्तानी पर्सन को बता देगा। ठीक है, तो इस तरह दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों ने आपस में बात कर ली। तो सेम इसी तरह कंप्यूटर और हम यूज़र जो है वो बात करते हैं। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ये वो थर्ड पर्सन है जो दरमियान में था, जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती थी, चाइनीज़ और पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, अब आपको लैंग्वेज प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मशीन लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर उसको ईजिली समझ लेता है। Therefore, all the programs must be translated into machine language before execution by the computer. इसीलिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए तमाम प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करवाने से पहले, यानी कि उनकी आउटपुट लेने से पहले, ताकि कंप्यूटर को समझ आए कि उसने करना क्या है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, अब ये दो क्या चीज़ें हैं? दीज आर द लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है, जो कि ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को किस में? मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे कहा गया है वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि यूज़र्स अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, उनको हाई लेवल कह दिया। और मशीन लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़र की लैंग्वेजेस। Okay, a program called assembler is used to translate assembly language programs into machine language। और अगर जो एक ख़ास लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, अगर उस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर चाहिए। ठीक है, और अगर असेंबली लैंग्वेज के अलावा बाकी तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हम कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं और हम इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जी, तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एंड हो चुका है। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि वो कंप्यूटर के जितने भी डिफरेंट टास्क्स हैं उसकी जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करता था। डिवाइस ड्राइवर का क्या काम था कि जितनी भी हम डिवाइसेस अटैच करेंगे उनके साथ हमें ड्राइवर्स ज़रूर इंस्टॉल करने हैं कंप्यूटर में, तभी वो वर्क करेंगी। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कुछ ख़ास प्रोग्राम्स थे जो कि कंप्यूटर को चाहिए होते हैं ताकि वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। और लैंग्वेज प्रोसेसर कि अगर यूज़र और कंप्यूटर ने आपस में इंटरेक्ट करना है, आपस में कोई
टास्क परफॉर्म करना है या बात करनी है तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई काम करना, अप्लाई करना। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि अब ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जब यूज़र कोई भी काम करेगा तो अगर यूज़र के किसी काम में कोई सॉफ्टवेयर हेल्प आउट हो रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आपने समझना है कि वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर को हेल्प कर रहे हैं वर्क करने में वो हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जो यूज़र को हेल्प कर रहे हैं कोई काम करने में वो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर यूज़र्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। किसके लिए बनाए गए हैं? कंप्यूटर यूज़र के लिए बनाए गए हैं ये सॉफ्टवेयर्स, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कैसे प्रॉब्लम्स? जैसा कि प्रिपेयरिंग अ लेटर, कि अगर उन्होंने कोई लेटर लिखना है तो वो किस पर लिखेंगे? उन्हें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए लिखने के लिए, जैसा कि एम एस वर्ड। ठीक है, माइंड में एम एस वर्ड आता है ना जब हम लेटर टाइप करने की बात कर रहे हैं, तो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, जैसा कि इस टाइम आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ मैं, तो ये जो स्लाइड्स बनाई गई हैं ये प्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो क्या था? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जिसने मेरी हेल्प की इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। और मैनेजिंग अ डेटाबेस, या फिर कोई डेटाबेस अगर मैनेज करना हो। जी, तो कॉमनली कौन कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर। इन्हें हम फर्दर देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ नया बनाना। ठीक है, कुछ नया प्रोड्यूस करने में या बनाने में वो जो सॉफ्टवेयर्स हेल्प आउट करते हैं यूज़र की, उन्हें हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कह देते हैं। जैसा कि पहला कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि हमने वर्ड्स को प्रोसेस करना है, कुछ टाइप करना है, कोई लेटर बनाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, या हमने कोई भी इस किस्म का काम करना है जिसमें टाइपिंग करनी है, तो हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे? हमारे पास एम एस वर्ड होगा, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे होंगे, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अब स्प्रेडशीट, आपको याद है ना, आप लोगों ने स्प्रेडशीट पे काम किया हुआ है जिसमें हम एम एस एक्सेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एम एस एक्सेल को यूज़ करके हम स्प्रेडशीट आ गई जिसमें ढेर सारे बॉक्सेस हैं जो कि रोज़ और कॉलम से मिल के बने हुए हैं, हमने वहाँ पे एक अपनी मार्क शीट जनरेट करनी है, बनानी है, तो वो बना रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस स्प्रेडशीट को यूज़ कर रहे हैं, और कौन से सॉफ्टवेयर में? एम एस एक्सेल में। ठीक है, तो वो एम एस एक्सेल क्या हो गया? वो एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एम एस एक्सेस यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। These software packages are used by individuals to speed up their daily routine tasks by doing their work in an organized and efficient way. अब अगर टीचर आपको एक असाइनमेंट देती हैं कि आपने ये असाइनमेंट करनी है, ठीक है, आप वो असाइनमेंट कॉपी पे भी कर सकते हैं और वही असाइनमेंट आप एम एस वर्ड में टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करें। अगर तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप कॉपी पे करके चेक करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप अपनी राइटिंग से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपकी असाइनमेंट है वो बहुत नीट और बहुत अच्छी सी टीचर के पास जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप टाइप फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग में तो आपकी राइटिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा, और जब हम टाइप करके देते हैं और प्रिंट आउट निकाल के किसी को प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, तो अपनी डिफरेंट डेली रूटीन टास्क को ऑर्गेनाइज करने में और एफिशिएंट करने में जो है वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स हेल्प आउट करते हैं हमें। नेक्स्ट हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर्स। अब नेम से आपको समझ आ रही है कि ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें बिजनेस में हेल्प आउट करते हैं। एनी सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन रनिंग बिजनेस इन अ मोर एफिशिएंट वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इज़ नोन एज बिजनेस सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस, जो भी बिजनेस चल रहा है वो और अच्छा हो जाए और एफिशिएंट हो जाए,
और मज़ीद जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो इस मकसद के लिए हम अगर कोई भी सॉफ़्टवेयर यूज़ करेंगे तो वो बिज़नेस सॉफ़्टवेयर कहलाएगा। यहाँ उन्होंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं अकाउंटिंग, कि अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करना पड़ता है, नंबरिंग जो है वो आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप अकाउंटिंग का कोई भी सॉफ़्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग, ये इसके कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स इन्वेंट्री कंट्रोल। अब सेल्स एंड मार्केटिंग वाला सॉफ्टवेयर माइंड में आपके आना चाहिए OLX की वेबसाइट। OLX पे क्या होता है, आप कुछ भी सेल भी कर सकते हैं और वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। तो वो जो वेबसाइट है वो क्या है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिज़नेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेरोल सॉफ्टवेयर। अब पेरोल यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पे उन्होंने जनरेट करनी है कि किसकी कितनी पे है, तो उसके लिए कंप्यूटराइज फ़ौरन से अगर वो पेरोल बना लें तो वो इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि वो मैनुअली करते रहेंगे बैठ के काम रजिस्टर्स पे, तो वो कितना लेंथी काम हो जाएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है, इंजॉय करना, अम्यूज़ होना किसी चीज़ से, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जो कि यूज़र को एंटरटेन करते हैं, उसको इंजॉय करवाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप टू एंटरटेन पीपल इज़ नोन एज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ करके यूज़र जो है वो फ्रेश हो जाए, खुश हो जाए, या वो अपना टाइम अच्छा पास कर ले, उनको हम एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। वीडियो गेम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो सबसे जो पॉपुलर फॉर्म है सॉफ्टवेयर्स की, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स की, वो क्या हैं, वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेल के हम रिलैक्स हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना जो लेजर टाइम है उसको इस यूज़ करते हैं गेम्स खेलने में। तो क्या होता है कि ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आ गए। मैनी गेम्स आर लॉट ऑफ फन टू प्ले, but sometimes they can also help to improve skills such as typing or reading. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, कि बहुत सी ऐसी गेम्स हैं कि जिनको खेल के बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ ऐसी गेम्स भी होती हैं कि जिनको हम जब खेलते हैं तो क्या होता है, हम इंजॉय तो कर रहे होते हैं क्योंकि गेम है, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ हमारी कोई ना कोई स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है, जैसा कि मे बी टाइपिंग या फिर रीडिंग, ठीक। तो अब उन्होंने कहा कि एक टर्म है एजुटेनमेंट, ठीक है। एजुटेनमेंट क्या टर्म है, इस टर्म को यूज़ किया है, बल्कि आप कहें कि डिराइव किया है, बनाया है। कैसे, एजू लिया है उन्होंने एजुकेशन से और टेनमेंट लिया है उन्होंने एंटरटेनमेंट से, ठीक है। तो एजुटेनमेंट मर्जेस गेम्स एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर इनटू सिंगल सॉफ्टवेयर, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें पढ़ाई भी हो रही है और इन्जॉयमेंट भी हो रही है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को उन्होंने एक नया नाम दे दिया और कह दिया दीज आर द एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड मेनली फॉर एंटरटेनमेंट बट इट एजुकेट्स एज वेल। और ये सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज़ होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ये साथ साथ हमें एजुकेट कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी कोई ना कोई स्किल अच्छी हो रही होती है इससे। आप लोगों को, आपकी तो आप ग्रेड बड़ा हो गया है 9th क्लास में आप लोग, लेकिन जो 1-2 के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी जब बुक्स आती हैं तो बुक्स के साथ सीडीज़ भी होती हैं, ठीक है। उन सीडीज़ को अगर हम प्ले करें तो उसमें क्या होता है कि उनकी बुक से रिलेटेड सारा टेक्स्ट होता है, लेकिन गेम्स की फॉर्म में होता है। तो बच्चे, वो कार्टूनिक फॉर्म होता है, वो इन्जॉय कर रहे होते हैं और गेम्स में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो उनके आंसर दे रहे होते हैं। तो क्या होता है कि कर तो वो इंजॉय रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये वो एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन सॉफ्टवेयर। अब वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिकली एजुकेशन के ऊपर ही बनाए गए हों, वो एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर एजुकेशनल पर्पज इज़ नोन एज एजुकेशन सॉफ्टवेयर। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड। और बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो एजुकेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। जैसा कि अगर आपको डिक्शनरी चाहिए हो तो हम मार्केट से जाकर डिक्शनरी की जो बुक है वो भी बाय कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम जाकर सीडी की शॉप से डिक्शनरी की सीडी भी ले सकते हैं,
ठीक है। तो अब डिक्शनरी की सीडी में तमाम वर्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो एजुकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया। ठीक है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टाइपिंग ट्यूटर, स्पेलिंग ट्यूटर, लैंग्वेज लर्निंग, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ड्राइविंग टेस्ट एंड फ्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तमाम ऐसे काम हैं जो कि एजुकेशन के फॉर्म में आते हैं कि आप टाइपिंग के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, स्पेलिंग को चेक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए भी सॉफ्टवेयर, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एजुकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। जी, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एंड हो चुका है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने कितने सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं आगे, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। प्रोडक्टिविटी में क्या था कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कुछ न्यू प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो बिज़नेस में हेल्प करें, बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो एंटरटेन करें हमें, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में हेल्प कर रहे हो, उन्हें हम एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ। आप इन सॉफ्टवेयर्स को इस तरह भी समझ सकते हैं कि इंटरनेट पे हमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि पहला सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें जब मिलते हैं तो साथ ही इनका सोर्स कोड भी मिलता है। अब सोर्स कोड क्या चीज़ है? सोर्स कोड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्राम्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम जब देते हैं तो फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सोर्स कोड भी गिवन होता है कि ये इसकी इस तरह प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, दैट अलाउज यूज़र टू स्टडी, चेंज एंड इम्प्रूव इट। ताकि अगर कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामर है उसने कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने साथ ही उसका सोर्स कोड भी दे दिया कि मैंने इसको ऐसे ऐसे प्रोग्राम करके बनाया है, ये मैंने प्रोग्रामिंग की है। ठीक है, और वो उसने इसलिए दे दिया कि क्या पता कोई और ऐसा प्रोग्रामर हो जो कि उसकी प्रोग्रामिंग को पढ़े, उसके सोर्स कोड को पढ़े और समझने के बाद वो उसको शायद मॉडिफाई कर सके, वो उसको और अच्छा बना सके, उसमें और चेंजिंग ला सके, तो वो यूज़ कर सकता है ताकि वो उसको स्टडी भी कर सके, उसको चेंज भी कर सकता है और उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड भी गिवन हो उन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्री फॉर यूज़, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये फ्री होते हैं कि आप उनको यूज़ कर सकें, या मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है, चेंज कर सकें, या फिर उसको किसी और को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, एग्जांपल्स में हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन ऑफिस, फ्लाइट गियर और जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके सोर्स कोड भी गिवन होते हैं ताकि अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है या कोई न्यू इनोवेशन लानी है या कोई न्यू फीचर आपने इसमें बना सकते हैं तो आप बना लें और आप इसको लोगों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो टाइप है वो है शेयरवेयर। अब नाम से आपको समझ आ रही है कि ये शेयर हम कर सकते होंगे इसको। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। शेयरवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयरवेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए जाते हैं, ये भी फ्री होते हैं लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फ्री तो होते हैं पर कुछ टाइम के लिए, और जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें पे करना पड़ता है। ठीक है, यूजुअली 1 और 2 मंथ्स। मोस्टली क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हमें देते हैं, प्ले स्टोर आपके पास होगा मोबाइल में, हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई भी हम गेम डाउनलोड करते हैं तो क्या कहते हैं वो कि आप ये ट्रायल है, ट्रायल कर लें। 3 ट्रायल्स हैं आपके पास, ट्रायल कर लें। अगर आपको ट्रायल से अच्छा लगे कि ये सॉफ्टवेयर या ये गेम मज़े की है, फिर आप इसको पैसे देकर डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको पहले ट्रायल के लिए दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसका पूरा वर्जन ख़रीद लें हमसे पैसे देके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर शेयरवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इट इज़ ट्रायल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये ट्रायल दिया हुआ होता है, गिवन टू पीपल टू डिसाइड। अब देते क्यों हैं, ताकि लोग डिसाइड कर सकें वेदर दे वुड लाइक टू बाय, कि क्या वो इसको ख़रीदना पसंद करेंगे या नहीं। ठीक है,
क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर ट्राई ना करें तो ट्राई किए बगैर हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो ट्राई के लिए हम एक थोड़ा सा वो पोर्शन दे देते हैं। सम शेयरवेयर इज़ इंस्टॉल्ड ऑन न्यू कंप्यूटर्स व्हेन दे आर सोल्ड। और अक्सर ऐसा होता है हम न्यू कंप्यूटर्स ख़रीदते हैं तो उसमें कोई गेम्स होती हैं, कुछ गेम्स होती हैं ऐसी कि जिनका ट्रायल दिया हुआ होता है, तो हम खुशी खुशी जब वो खेलते हैं तो पता चलता है ओहो इसके तो सिर्फ 3 ट्रायल्स थे, अब इसके बाद इसको हमें पे करना पड़ेगा, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो शेयरवेयर की फॉर्म में दिया हुआ होता है। अब एग्जांपल्स उन्होंने क्या बताई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर गेम्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी दिए जाते हैं और उसमें भी 30 डेज़ का या 60 डेज़ का ट्रायल होता है कि आप इतने टाइम पे यूज़ कर लें, इतने दिन इस्तेमाल कर लें, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाई हैं आप इससे, तो फिर आप इसको हमसे परचेज़ कर लें। जी आज आज का लास्ट टॉपिक है फ्रीवेयर। फ्री से क्या समझ आ रहा है कि ये यकीनन फ्री होगा। It is given free of cost and it is full version of software for an unlimited period of time। क्या है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बिल्कुल, और ये पूरा वर्जन दिया जाता है, थोड़ा सा ट्रायल नहीं होता, पूरा वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तक आप यूज़ करना चाहें इसको फ्रीली यूज़ करें। ठीक है। इट मे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस सच एज अलाउड फॉर पर्सनल और एकेडमिक यूज़ ओनली। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ पर्सनली ही यूज़ करना है या इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ही यूज़ करना है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये मिलता फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जांपल्स में इसकी है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ये ऐसी चीज़ें हैं जब हम कंप्यूटर न्यू लेते हैं तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है लेकिन गूगल क्रोम नहीं होता, तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाकर गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं और फिर हमारे पास क्रोम का वो गोल सा साइन आ जाता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं, जब तक हम न्यू विंडो नहीं करेंगे वो जाता नहीं है। तो इसी तरह मीडिया प्लेयर अगर आपने कोई करना है अपने कंप्यूटर में तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं या मोबाइल में, लेकिन वो फ्री मिलता है हमें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इसको ज़रा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है। इसकी क्या निशानी है कि जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। क्यों अवेलेबल है सोर्स कोड, ताकि आप उसको पढ़ें, उसको चेंज करना तो चेंज करें, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो इम्प्रूवमेंट लाएं। ठीक है, फिर शेयरवेयर क्यों दिए जाते हैं कि आप इसको यूज़ करें, अगर आपको अच्छा लगता है यूज़ करके तो जब वो एक ट्रायल का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप परचेज़ कर लें और इसको फिर जब तक चाहे यूज़ करें। लेकिन अगर आप परचेज़ नहीं करते तो वो जो ट्रायल टाइम है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, आप उसको मज़ीद यूज़ नहीं कर सकते। और फ्रीवेयर क्या, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पूरा फुल वर्जन दिया जाता है और अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है और आप उसको मज़े से कभी भी यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। आज का लेक्चर आपको यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर लें, अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें। और आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे और इसकी असाइनमेंट मैं आपको अटैच कर दूंगी, जिसमें आपने तमाम जो एक्सरसाइज है वो अपनी कॉपी पे करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।